हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए चलते हैं आज की वीडियो में। इससे पहले हमने देखा था कि कुछ अर्थशास्त्र की शब्दावलियाँ जो महत्वपूर्ण थीं। अब उसके आगे आज की वीडियो में भी देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दावलियाँ बची थीं, अब उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे, देखेंगे कि शब्दावलियाँ कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों, अब शब्दावलियाँ देखते हैं कि कौन कौन सी जो है बची थीं। अब देखेंगे कि निवेश किसे कहते हैं। निवेश इंग्लिश में इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसको इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो दोस्तों, ये कर लिया था हमने। अब इनको आगे देखते हैं। मुद्रास्फीति, अवस्फीति, जीडीपी, राष्ट्रीय आय, यानी राष्ट्रीय आय से शुरू करना था। तो चलिए शुरू करते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है। यानी इंग्लिश में अगर कहें तो ये नेशनल इनकम हो जाएगी। ठीक है। तो देश की कुल आय, यानी देश की जो कुल आय होती है उसको ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसमें इसमें ये नहीं देखा जाता है कि ये विदेश की आय है या वो इसमें विदेशियों द्वारा उत्पादन किया गया जो है उससे प्राप्त आय है कि देशवासियों द्वारा। जो देश के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है उनसे जो आय प्राप्त होती है उसको राष्ट्रीय आय के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखते हैं कि बजट क्या है। इंग्लिश में भी इसको बजट देख लेते हैं। जो आय और व्यय की योजना है, जो आय और व्यय की योजना है वही बजट होता है। मतलब जो भी सरकार द्वारा जो भी जहाँ से भी आय प्राप्त होता है और जहाँ भी व्यय किया जाता है, इन सभी का लेखा जोखा ही जो है वो बजट कहलाता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं कि अब घाटा क्या है। घाटा देखेंगे कि डेफिसिट, इंग्लिश में देखेंगे तो इसको डेफिसिट कहते हैं। तो डेफिसिट क्या है, यानी व्यय और ये आय, यानी व्यय ज़्यादा है और आय कम है। तो जब व्यय ज़्यादा हो और आय कम हो तो उसे डेफिसिट कहते हैं, यानी कि घाटा कहते हैं। जैसे आपने कहीं किसी चीज़ पे व्यय किया 50 रुपये, वहाँ से आय प्राप्त हुई 20 रुपये, तो आपको घाटा कितना हुआ, 30 रुपये का। तो यही घाटा हो जाता है। ठीक है। अब देखते हैं कि टैक्स क्या है। टैक्स टैक्स इंग्लिश में देखते हैं, इसको इंग्लिश में टैक्स कहते हैं। सरकार द्वारा वसूला गया धन, यानी सरकार द्वारा जो भी वसूला गया धन। जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हैं उसमें टैक्स लगता है, जीएसटी वगैरह लगती है। ये सब जो भी टैक्स होता है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जो भी आय जैसे लोगों को जैसे व्यक्तिगत आय होती है वो प्राप्त होती है, उसमें कुछ टैक्स लगता है सरकार को दिया जाता है उसमें से कुछ भाग उसका आय का। ठीक है। तो इसमें से ये टैक्स भी दो प्रकार के हो जाते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है। तो ये टैक्स भी आप समझ गए होंगे कि सरकार द्वारा वसूला गया धन, यानी जो सरकार धन वसूलती है उसे कर कहते हैं। और ये दो प्रकार का हो जाता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में हो जाता है जैसे जिसको व्यय करना होता है टैक्स, वही सीधे जाके उसी जिस पे लगता है टैक्स वही सीधे व्यय करता है। ठीक है। ये दूसरे पे नहीं डिपेंड करता है कि जैसे आप पे, जैसे मान लीजिए आप किसी वस्तु को आपने ख़रीदा तो उसका भुगतान आप नहीं करेंगे, आपने जिसको उस वस्तु को बेचा है वो उसका भुगतान करेगा। ठीक है। लेकिन जो प्रत्यक्ष कर होता है वो तो अप्रत्यक्ष कर की बात हो गई। अब जो प्रत्यक्ष कर होता है, जैसे आय आपको प्राप्त होती है, मान लीजिए महीने का 50,000 रुपये, उसमें से टैक्स लगता है आपका 20%। तो 20% टैक्स आपको उसमें प्रत्यक्ष रूप से देना होगा। मतलब आपका टैक्स कोई और नहीं भरेगा, आप ही को भरना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे ये तो प्रत्यक्ष कर हो गया आय वाला। अब अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर वो होता है जैसे वस्तु पर टैक्स जो लगा है। जैसे आप दुकानदार हैं और कोई वस्तु आप बेच रहे हैं, उस पर 5% टैक्स लगा है, तो उस टैक्स को आप नहीं भरेंगे, जो उस वस्तु को खरीदेगा उसमें से पूरा टैक्स मिलके ही प्राइस आप बताएंगे उसको, तो वो खरीदेगा, वो उस टैक्स का वहन करेगा। ठीक है। तो ये अप्रत्यक्ष कर हो जाता है। अब देखते हैं कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं। तो प्रत्यक्ष कर यानी इसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं इसको, यानी आय पर लगाया गया कर। यानी आय पर अभी बताया था, जैसे व्यक्तिगत आय होती है तो उस पर लगाया गया कर है
प्रत्यक्ष कर कहलाता है। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं पर लगाया गया कर अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। अब देखेंगे मुद्रा आपूर्ति। मुद्रा आपूर्ति क्या है? मुद्रा आपूर्ति यानी मनी सप्लाई। मनी सप्लाई तो अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कुल मुद्रा मुद्रा पूर्ति कहलाता है। ठीक है, यानी अर्थव्यवस्था में जो भी मुद्रा यानी कुल मुद्रा, जो सभी मुद्राएं हैं, यानी उनका क्वांटिटी की बात हो रही है। ठीक है, जो भी कुल मुद्राएं हैं वह सभी मुद्रा की पूर्ति होती है। अब देखेंगे कि बैंक दर क्या है। बैंक दर रिजर्व बैंक द्वारा तय ब्याज दर, यानी रिजर्व बैंक यानी RBI जो ब्याज दर तय करती है उसे ही हम बैंक दर कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि गुणक मुद्रा गुणक। मुद्रा गुणक क्या है? ठीक है, तो मुद्रा सृजन की प्रक्रिया यानी मुद्रा सृजन की प्रक्रिया ही मुद्रा गुणक कहलाती है। ठीक है, विदेशी व्यापार क्या है? यानी आयात और निर्यात, यानी देश के बाहर जो भी अन्य देशों से आयात और निर्यात होते हैं वही विदेशी व्यापार होता है। क्योंकि देश से बाहर बाहर से हो रहे हैं आयात निर्यात, तो विदेशी हो गया। अगर देश के अंदर होता है तो ये देशी है या स्वदेशी हो गया, और देश के बाहर तो विदेशी व्यापार हो गया। ठीक है, अब देखेंगे कि आयात और निर्यात किसे कहते हैं। यहाँ पे आयात को आपको पहले ही बताया गया था कि आयात को इंपोर्ट कहते हैं और निर्यात को एक्सपोर्ट कहते हैं। आयात किसे कहते हैं? तो विदेश से वस्तुएं खरीदना, यानी जो भी विदेश से वस्तुएं आती हैं तो उसे आयात कहते हैं। खरीद कर जो लाई जाती हैं उसे आयात कहते हैं। और इसके जस्ट विपरीत जो देश से बेची जाती हैं दूसरे देशों को, वो विदेशी वस्तुओं को यानी विदेश को वस्तुएं बेचना ही एक्सपोर्ट कहलाता है। जो देश की चीज़ें होती हैं अपने देश की, वो दूसरे देशों को बेचना वो निर्यात हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे कि भुगतान संतुलन क्या है। भुगतान संतुलन की बात करेंगे। भुगतान संतुलन, इसको इंग्लिश में बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP, यानी देश के विदेशी लेन देन का लेखा। देश के विदेशी लेन देन का लेखा ही ये भुगतान संतुलन कहलाता है। यानी जो भी देश विदेशी देशों से जो लेन देन करता है तो वही भुगतान संतुलन कहलाता है। अब देखेंगे कि प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन किसे कहते हैं। प्रतिस्पर्धा, बाजार में कई विक्रेताओं की उपस्थिति। अब मान लीजिए प्रतिस्पर्धा, ध्यान दीजिए, इसको इंग्लिश वर्जन ध्यान दीजिए, कंपटीशन कहलाता है। बाजार में कई विक्रेताओं की उपस्थिति, यानी मान लीजिए कि जैसे आप मार्केट गए, आप आलू लेके गए बेचने के लिए, और दूसरे जो बेचने वाले हैं वो भी आलू लेके आए, तीसरे भी चौथे भी, ऐसे 4-5 लोग आलू बेच रहे हैं। तो उनमें प्रतियोगिता होगी। कैसे होगी? कोई 20 रुपये केजी बेच रहा है, कोई 25 रुपये केजी बेच रहा है। कोई सोचेगा मेरा आलू ज़्यादा बिके, चाहे 5 रुपये कम में जाए, तो वो 20 रुपये केजी देगा। कोई उससे भी कम देगा, 15 रुपये केजी देगा। तो ये कंपटीशन होता है, यानी प्रतिस्पर्धा होती है। तो बाज़ार में कई विक्रेताओं की उपस्थिति, यानी बेचने वालों की उपस्थिति, जो बेचने वालों के बीच में जो कंपटीशन होती है उसी को कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि एकाधिकार क्या है। एकाधिकार, इसको इंग्लिश में देखें तो मोनोपोली। मोनोपोली केवल एक विक्रेता का होना होता है। एकाधिकार में केवल एक ही बेचने वाला होता है, इसके अलावा और कोई बेचने वाला नहीं होता है। ये चाहे तो वस्तुओं की प्राइस ज़्यादा करके भी बेच सकता है। तो इसमें एक ही विक्रेता होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। एकाधिकार मतलब एक ही विक्रेता। अब देखेंगे कि लोच क्या है। लोच यानी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मूल्य में परिवर्तन से मांग या पूर्ति में परिवर्तन, यानी जो मूल्य में यानी प्राइस यानी कीमत में जो परिवर्तन होता है, तो मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप जो भी मांग या पूर्ति में परिवर्तन होता है इसी परिवर्तन को लोच कहते हैं। यानी मान लीजिए कि मांग में 10% परिवर्तन हुआ, और पूर्ति यानी कि प्राइस में यानी कीमत में 10% परिवर्तन हुआ, और मांग में 20% परिवर्तन हुआ। तो जो भी परिवर्तन होता है इसी के बीच में जो भी अंतर है इसी को लोच कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं।
अब देखेंगे कि अवसर लागत क्या है। अवसर लागत, इसको इंग्लिश में कहते हैं अपॉर्चुनिटी कास्ट। अपॉर्चुनिटी कास्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कास्ट किसी विकल्प को चुनने की कीमत, यानी कि इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे आपके पास एक सेब है, एक सेब है और एक है अनार, एक है अनार, एक सेब है और एक अनार है। अब यहाँ पे आप सेब का उपभोग तो कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि इससे ज़्यादा आपको वो जो अनार है, अनार जो अनार है उससे आनंद मिलेगा। तो आपने इस सेब को तो छोड़ दिया, इससे जाके अनार में आप पहुँच गए। तो जो सेब को छोड़कर जब आप अनार में पहुँच गए तो इस सेब को ही अवसर लागत कहा जाएगा, ठीक है। कैसे, अब दूसरी बात समझिए, दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे, देखिए यहाँ पे समझते हैं। जैसे जैसे एक जगह आप गए, वहाँ मिल रहा है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, मान लीजिए 1,000 रुपये मिल रहा है, और यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ आप काम कर रहे हैं। अब दूसरी जगह आपको पता चला कि वहाँ पे तो 15,000 रुपये मिल रहे हैं, 15,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। 15,000 रुपये मिल रहे हैं यहाँ पे। तो आपने इस 1,000 को छोड़कर आप 15,000 में चले गए। तो जो आपने छोड़ा है इसी को अवसर लागत कहते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखेंगे आगे कि उपभोक्ता संतुलन कैसे कहते हैं। उपभोक्ता संतुलन कैसे कहते हैं। उपभोक्ता संतुलन, इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। अधिकतम संतोष की स्थिति, यानी उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं, तो अधिकतम संतोष की स्थिति, जब सबसे अधिक संतुष्टि की स्थिति प्राप्त होती है उसको उपभोक्ता संतुलन कहा जाता है। अब दूसरी बात देखते हैं कि सीमांत लागत क्या होती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट, एमसी। मार्जिनल कॉस्ट एक अतिरिक्त इकाई की लागत। अब देखिए उसको पहले आपको बताया गया था कि अवसर वो सीमांत उपयोगिता क्या होती है। अब इसमें देखेंगे कि सीमांत लागत क्या होती है। तो देखिए जैसे आप किसी वस्तु में लगा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे देखिए समझा दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई वस्तु है, आप उसका उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। आप उसका उत्पादन कर रहे हैं, पहले आपका 50 रुपये लगा, पहले आपका 50 रुपये लगा। दूसरी दूसरी उसी को दूसरे उत्पादन करने में, दूसरी वस्तु को उत्पादन करने में आपको लगा 60 रुपये, 60 रुपये लगा। तो इसका जो बीच का अंतर है वो कितना है, 10 रुपये का। तो ये 10 रुपये ही अवसर लागत कहलाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अवसर लागत आप समझ गए, सीमांत लागत आप समझ गए। अब देखते हैं कि सीमांत राजस्व किसे कहते हैं। सीमांत राजस्व, ठीक है। एक अतिरिक्त इकाई से आय, यानी जो एक अतिरिक्त इकाई से जो आय प्राप्त होती है उसी को सीमांत राजस्व कहते हैं। जैसे आपको सीमांत लागत में बताया गया था, और इसी प्रकार सीमांत आय है कि जैसे आपको 50 रुपये आए हैं, अब दूसरी बार आपको 60 रुपये आए हैं, यानी पहली बार आपको 50 मिला, दूसरी बार 60 मिला, तो इसके बीच का अंतर ही अवसर सीमांत राजस्व होगा, ठीक है। सीमांत राजस्व होगा। अब देखते हैं कि कुल लागत क्या है। कुल लागत तो स्थायी एवं परिवर्ती लागत। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आपको पहले 50 रुपये लगा लागत, दूसरी बार आपकी लागत 60 रुपये लगी, 60 रुपये लगी। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो जो 110 आएगा वो आपकी कुल लागत हो जाएगी, वो आपकी कुल लागत हो जाएगी, ठीक है। और इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो स्थायी और परिवर्ती लागत होते हैं, स्थायी जैसे आपकी भूमि पर जो लागत हो गई, जो भूमि पर लागत हो गई वो स्थायी लागत हो गई, और जो श्रम पे लागत हो गई वो परिवर्ती लागत हो गई। तो जो ये स्थायी और परिवर्ती लागत को प्लस कर दिया जाता है वही कुल लागत हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं कि कुल आय किसे कहते हैं। कुल आय,
कुल आय देखेंगे टोटल इनकम, यानी सभी इकाइयों से प्राप्त आय, सभी इकाइयों से जहाँ जहाँ से भी आय प्राप्त हो रही है वहाँ से सभी से जो प्राप्त होती है उसका टोटल ही कुल आय कहलाता है। अब देखेंगे कि आर्थिक विकास क्या होता है। तो आय और उत्पादन में दीर्घकालिक वृद्धि, आय और उत्पादन में, यानी आय में भी वृद्धि होना चाहिए और उत्पादन में भी वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन लंबे समय में दोनों में वृद्धि होनी चाहिए, तो उसे आर्थिक विकास कहते हैं। ठीक है, आर्थिक विकास उसे कहते हैं। ठीक है, और इसको अगर इसका इंग्लिश वर्जन देखें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। अब देखेंगे कि आर्थिक वृद्धि कैसे कहते हैं, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे कहते हैं। तो इसमें मात्रात्मक वृद्धि, मात्रात्मक मतलब होता है जैसे मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, मात्रा में वृद्धि जैसे होती है। अब मान लीजिए जैसे 10 रुपये है, 10 से 20 रुपये हो गया, 10 से 20 रुपये हो गया, तो मात्रा कितनी बढ़ी, 10% की मात्रा बढ़ गई, 10 से 20 हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार ये मात्रात्मक वृद्धि। अब इसमें समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र है जो वो व्यक्तिगत या छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करती है, और जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो सभी क्षेत्र का अध्ययन करती है, यानी समष्टि यानी बड़े क्षेत्र का अध्ययन करती है। तो समष्टि और व्यष्टि में भी आप समझ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कहाँ नहीं समझ में आया है। ठीक है।